हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में आप लोगों का फिर से वेलकम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है कि सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इन पे मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। लेकिन एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ये किसने बताया और कैसे बताया? तो यहाँ पर हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को जिसका नाम होगा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बताते हैं। देखो, सबसे पहले रदरफोर्ड आप लोग सब लोग जानते हो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक बहुत एटॉमिक मॉडल बनाया था जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। लेकिन एटॉमिक मॉडल कैसे बना था? उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी। क्या ली थी? गोल्ड फॉइल। ठीक है, गोल्ड फॉइल के कुछ एटम होंगे, यहाँ पर हम एटम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, हमने एटम की एक लेयर आपको दिखाई है। हो सकता है हमारा कोई एटम छोटा बना है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा बना हुआ है, लेकिन आप लोग जब कॉपी पे बनाओ तो सारे एक जैसे बनाना, कंपास से एकदम रेडियस इक्वल लेके, क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड के एटम भी एक जैसे ही होंगे। और यहाँ पर उन्होंने क्या फॉल कराया? अल्फा पार्टिकल को फॉल कराया। किसको फॉल कराया? अल्फा पार्टिकल। आप सोच रहे हो सर आपको तो अल्फा पार्टिकल के पर 2+ चार्ज लिख रहे हो। तो इससे पहले हमने आपको बताया हुआ है जब रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ाया था कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो हम फिर से एक बार बता देंगे, लेकिन आपसे कहेंगे कि आपने पहले वाली वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो फटाफट से जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को ढूंढिए, उसको पढ़ लीजिए। अल्फा पार्टिकल होता है डबली चार्ज हीलियम एटम। हीलियम एटम सब लोग समझते हो। हीलियम एटम He+, जब इस पर 2+ होता है चार्ज तो इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इस पर चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, डबल चार्ज होता है। छोटी छोटी बातें आप लोगों को ये पहले हमें डिटेल में बताई हुई हैं, यहाँ पर बस फिर से बता दिया है। तो व्हेन, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सर रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल को ही क्यों सेलेक्ट किया था? ये पार्टिकल तो बीटा पार्टिकल भी थे, गामा पार्टिकल भी थे, सिर्फ व्हाई डिड ही सेलेक्ट ओनली अल्फा पार्टिकल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? तो इसका आंसर ये है कि अल्फा पार्टिकल में इतनी एनर्जी होती है, अल्फा पार्टिकल हैव एनर्जी, इनफ एनर्जी, ऐसे लिखिए, अल्फा पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू पेनिट्रेट गोल्ड फॉइल। ओके, वो क्या कर सकता है? इतनी एनर्जी होती है कि गोल्ड फॉइल को आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है अल्फा पार्टिकल। पेनिट्रेट का मतलब क्या है? गोल्ड फॉइल की आसानी से बाहर निकल सकता है। अगर गामा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की बात करोगे तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो गोल्ड फॉइल को आसानी से पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, तो व्हाई डिड ही सेलेक्ट गोल्ड फॉइल, why did he select alpha particle for his experiment? Because a fast moving alpha particle have enough amount of energy to penetrate gold foil। जब अल्फा पार्टिकल मूव करता है तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो गोल्ड फॉइल को आसानी से पेनिट्रेट कर सके। तो जब अल्फा पार्टिकल, when he allowed alpha particle to fall on gold foil, then what did he see? ओके, उन्होंने क्या देखा? हम आपके सामने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर फॉल करा रहे हैं। ये सारे अल्फा पार्टिकल किस पर फॉल हो रहे हैं? गोल्ड फॉइल पर फॉल हो रहे हैं। ठीक है, अब गोल्ड फॉइल पर फॉल हो रहे हैं तब इनमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं आसानी से। देखिए, हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जर्वेशन। क्या बताने वाले हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब आई होप आप लोग सब लोग समझते हो। क्या ऑब्जर्व किया? When Rutherford allowed alpha particle to fall on gold foil, then what did he observe? He observed that 3 पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हो सब लोग कि सर जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पर फॉल हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के अंदर से स्ट्रेट निकल रहे हैं। आप देख रहे हो, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट निकल गया,
है ना, हमने कुछ ही अल्फा पार्टिकल दिखाई हैं। जब मिलियन बिलियंस अल्फा पार्टिकल फॉल होंगे एक साथ गोल्ड फॉइल पर, देन ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ओके, मोस्टली अल्फा पार्टिकल कहते थे सीधे निकल गए थे, हम लिख भी सकते हैं मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल goes straight through गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से मोस्टली अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए थे, स्ट्रेट निकल गए थे, सीधे निकल गए थे। ओके, दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं कि सर कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो डेविएट हो रहे हैं। डेविएट होने का मतलब क्या है, मुड़ रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डेविएट हो रहे हैं, जैसे ये इस एंगल पर डेविएट हुआ, ये इस एंगल पर डेविएट हुआ, और ये थोड़े ज्यादा एंगल पर डेविएट हुआ है। मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुए हैं। कुछ कम एंगल पर डेविएट हो रहे हैं और बहुत कम ऐसे थे जो लार्ज एंगल पर भी डेविएट हो रहे थे। तो हम लिख भी सकते हैं सम अल्फा पार्टिकल deviate at a small angle and a very few alpha particle deviate at large angle। कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल पर भी डेविएट हुए, एज वी कैन सी इन द डायग्राम। थर्ड ऑब्जर्वेशन अब हम यहाँ लिखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो भी थी, देख रहे हैं कि एक ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो गया और जाने के बाद में वापस आ गया। जैसे गया बिल्कुल सेम पाथ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। नियरली आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, करीब करीब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था, आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, वन पार्टिकल गेट रीबाउंड। एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो गया, रीबाउंड हो गया। रीबाउंड होने का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे गया और टकराने के बाद में वैसे ही वापस आ गया। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपने मॉडल में, अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की। कौन कौन सी बातें ऑब्जर्व की उन्होंने एक्सपेरिमेंट में, किया क्या था, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ही अलाउड टू फॉल अल्फा पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉइल। फर्स्ट पॉइंट क्या किया उन्होंने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर फॉल कराया। व्हाई डिड ही सेलेक्ट ओनली अल्फा पार्टिकल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिकॉज अ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू पेनिट्रेट गोल्ड फॉइल। ओके, अच्छा एक बात और बताएं, गोल्ड फॉइल के अलावा उन्होंने और भी मेटल ली थी। सिल्वर फॉइल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था, कॉपर फॉइल के भी ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा था, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट उनको जो मिला, द बेस्ट रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड ओनली एट गोल्ड फॉइल। जो बेस्ट रिजल्ट मिल रहा था वो गोल्ड फॉइल पर मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, क्योंकि गोल्ड एक हाईली मैलिएबल मेटल होता है। गोल्ड की हम पतली से पतली शीट बना सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, सिल्वर फॉइल को देखा होगा, जो कुछ स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ जिन पर सिल्वर की फॉइल लगी हुई होती है। जिस तरह से सिल्वर की फॉइल होती है, इतनी पतली होती है कि आप उसे हाथ से उठाओगे तो टूट जाती है, उठ नहीं पाती है। सिमिलरली गोल्ड फॉइल भी होती है। गोल्ड इज मोर मैलिएबल देन सिल्वर। तो जब सिल्वर की इतनी पतली होती है तो गोल्ड की और भी ज्यादा पतली फॉइल हो सकती है। इसीलिए उन्होंने, वो चाहते थे कि कम से कम एटम हो। व्हाट डिड ही वांट, वो चाहते थे कि कम से कम एटम हो, तो जिससे हम आसानी से रिजल्ट देख पाए। ओके, दैट्स व्हाई ही सेलेक्ट गोल्ड फॉइल, बिकॉज ही वांट एज थिन लेयर एज पॉसिबल। जितनी पतली से पतली लेयर हो सकती है, इसलिए वो चाहते थे, जिससे आसानी से रिजल्ट उनको देखने को मिले। ओके, तो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मोस्टली अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पर कैसे निकल गए थे, स्ट्रेट निकल गए थे, विदाउट एनी डेविएशन। उनमें कोई भी डेविएशन नहीं हुआ। सेकेंड थिंग दैट ही ऑब्जर्व इज दैट some alpha particle deviate at a small angle and a very few alpha particle deviated at large angle। और सरप्राइजिंगली उनको शॉक हो गए थे वो ये चीज देख के कि एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो गया
और जाने के बाद में जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। ये तो उनकी ऑब्जर्वेशन थी। अब हम बताते हैं उन्होंने कॉन्क्लूजन क्या दिया। इन ऑब्जर्वेशन के बाद में उनके एक्सपेरिमेंट का कॉन्क्लूजन क्या था। कॉन्क्लूजन मतलब उन्होंने क्या बातें बताई एटम के बारे में। पहली बात, पहले पॉइंट से उन्होंने कहा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि सर एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, वैकेंट है। जैसा कि थॉमसन अंकल ने बताया था, थॉमसन मॉडल आपने पढ़ा होगा। थॉमसन ने बताया कि जो पूरा एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। पूरा एटम किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर से बना हुआ है। ये था थॉमसन मॉडल कि होल एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर एम्बेडेड इन इट। जो वाटरमेलन वाला मॉडल बोला जाता है, क्रिसमस पुडिंग वाला मॉडल बोला जाता है। आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा। तो अगर ऐसा होता कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर है तो अल्फा पार्टिकल पर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। एटम के अंदर भी कैसा चार्ज होता? पॉजिटिव चार्ज होता। तो क्या होता? क्या कोई भी अल्फा पार्टिकल स्टेट निकल जाता? तो आंसर होता है नो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। चार्ज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसका कंक्लूजन बता रहा हूं मैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इट मींस दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। कि एटम के अंदर मोस्टली स्पेस कैसा है? एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, उनमें कोई भी डेविएशन, कोई भी मुड़ना झुकना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दैट्स व्हाई ही कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस कैसा है? खाली है। ठीक है, सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सम अल्फा पार्टिकल डेविएट एट स्मॉल एंगल एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट लार्ज एंगल। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ से डेविएशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, तभी तो डेविएशन हो रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कि एटम के अंदर थॉमसन मॉडल में ये बात बिल्कुल सही है कि एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर नहीं है। ये बात रदरफोर्ड ने बिल्कुल क्लियर कर दी। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन पूरे एटम के अंदर है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल गोइंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। Second, some of the alpha particle deviated by a small angle and a very few alpha particle deviated by a large angle. It means that there is some positive charge present in the atom. Atom के अंदर positive charge है लेकिन वो बहुत छोटी सी जगह पर है। Means the positive charge present in the atom concentrated in a very small volume. कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर बहुत छोटी सी जगह में प्रेजेंट है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। हम सब लोग जानते भी हैं कि एटम पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज के प्रोटॉन होते हैं। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है। एंड अ वेरी फ्यू, और थर्ड पॉइंट क्या था? करीब करीब 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हो गया। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो रिबाउंड होने वाला है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉलिड चीज है भाई, तभी तो चीज वापस आ रही है। कि हम कोई पार्टिकल को ऐसे फेंके, वो पार्टिकल टकरा के वापस आ जाए, तो टकरा के ही तो वापस आया होगा ना, बिना टकराए तो वापस नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर जो एटम का मास है वो सब कहाँ पर प्रेजेंट है? वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। तो थर्ड पॉइंट का मतलब क्या बताया उन्होंने कि आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, वन पार्टिकल कहीं कहीं किसी बुक में यहाँ पर 18,000 लिखा हुआ, तो कभी थोड़ा बहुत आप टेंशन में मत आना, कहीं कहीं 19,000 लिखा हो, एनसीईआरटी में 20,000 लिखा हुआ है, राइट। तो वन पार्टिकल, इतना ध्यान रखो, एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हुआ। इसका मतलब क्या है? होल ऑल द मास एंड चार्ज ऑफ एटम आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम का जितना भी मास होता है, एटम के ऊपर जितना भी चार्ज होता है, वो सब कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर पर प्रेजेंट है। और इस सेंटर को ही उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। सेंटर को ही उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग होती है। इससे पहले किसी ने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बोला। थॉमसन अंकल ने अपने मॉडल में बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं बताया कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पर प्रेजेंट है, और उस पॉइंट को क्या बोला गया था? न्यूक्लियस। ये बात कहाँ निकल के आती है? ये बात रदरफोर्ड मॉडल में निकल के आती है कि सर कि एक पार्टिकल रिबाउंड हो रहा है,
कुछ पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम के अंदर, लेकिन दैट इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम इनसाइड द एटम। तो ये बातें समझ में आ गई कि सर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में 3 ऑब्जर्वेशन है और 3 ऑब्जर्वेशन के 3 कंक्लूजन है। इसके बाद में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बताया कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, उसके बाद में उन्होंने कुछ मॉडल में बताया। मॉडल में क्या बात बताई उन्होंने, चलो ये भी बात देख लेते हैं। उन्होंने बताया फर्स्ट पॉइंट मॉडल का, हम लिख नहीं रहे बस बता रहे हैं, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे राइट करेंगे तो टाइम भी काफी लगेगा, और देखो स्पेस भी बहुत सारा कम है नहीं हमारे पास में, काफी लेंदी लैंग्वेज है। तो फर्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड मॉडल का कि एवरी एटम हैव अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, कि हर एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, उसको क्या बोला उन्होंने, न्यूक्लियस, जैसा कि इस मॉडल से क्लियर भी हो रहा है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। कहाँ की है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में की हुई है। सेकंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मींस जो नेगेटिव चार्ज होता है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि एटम पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ये 3-4 पॉइंट उन्होंने अपने मॉडल में भी बताए। आई होप आप लोगों को रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात समझ में आ गई होगी, और रदरफोर्ड मॉडल की जो अगर आपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ लिया तो मॉडल अपने आप हो गया। जो बातें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताई जा रही हैं वही मॉडल में भी बताई थी। ये बात भी आती है मॉडल में कि ऑल द मास एंड चार्ज ऑफ एटम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर जितना भी मास होता है, जितना भी चार्ज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके मॉडल की एक छोटी सी ड्रॉबैक भी थी, तो ड्रॉबैक को भी बता लेते हैं हम यहाँ पर आप लोगों को। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ड्रॉबैक क्या था, कमी क्या थी इसमें। कमी थी, एक कमी ये थी, अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है ये किसने डिस्कवर करके दिखाया, रदरफोर्ड ने डिस्कवर करके दिखाया न्यूक्लियस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एक थ्योरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझते हो आप लोग ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उसकी स्पीड फिक्स है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो एनर्जी को रेडिएट करेगा। क्या करेगा, इट विल रेडिएट एनर्जी। एनर्जी रेडिएशन का मतलब क्या है, एनर्जी को इवॉल्व करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो वो क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा तो सोच के बताओ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में और वो उसकी एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई आप लोग सुबह एकदम खाना पीना खा के आए हो, एकदम एनर्जी आपने फुल है, और आपसे कहा जाए चलो घूमो, एक सर्कुलर पाथ बना दिया, उस पर आप रिवॉल्व करके आइए, तो आप क्या करोगे, 1 चक्कर लगाओगे, 2 चक्कर लगाओगे, लेकिन थोड़ी बाद आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, आप धीरे धीरे रुकते जाओगे और फिर आप फाइनली सेटल डाउन हो ही जाओगे, बैठ जाओगे आसानी से। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट रेडिएट एनर्जी। और जब एनर्जी का रेडिएशन होगा तो जो पाथ है मोशन का वो धीरे धीरे क्या होता चलेगा, छोटा होता चलेगा। भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, धीरे धीरे उसका पाथ क्या होता चलेगा, छोटा होता चलेगा, क्योंकि वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, कैसी आएगी, कि जब इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा।
आएगा या नहीं आएगा? जब एनर्जी का रेडिएशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती चलेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती चलेगी, उसका पाथ छोटा होता जाएगा एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन विल डंप इनटू द न्यूक्लियस। और सब लोग जानते हो कि जब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होता है? स्पार्किंग हो जाती है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? वायर को देखा हो, वायर नेगेटिव पॉजिटिव टच हो जाते हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाता है? उसमें स्पार्किंग हो जाती है। वही चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर ये चौक है मेरे पास में, चौक क्या है? मैटर है एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो अगर इसके अंदर स्पार्किंग हो रही होती, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल होता, तो इसकी शेप अपने यहाँ बदल जाती। क्या ये हमेशा ऐसा रहता है चौक? ऐसा नहीं होता। इसमें अगर स्पार्किंग होती तो कुछ ना कुछ चेंज होता ना इसकी शेप में। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि कोई भी चीज है वो उसकी जैसी शेप होती है वो वैसी ही रहती है। हम जानते हैं कि एटम कैसा होता है? एटम इज क्वाइट स्टेबल। एटम अपने आप में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी रखता है। उसकी शेप जैसी है, कोई भी मैटर है तो वो वैसा ही रहता है, अपने आप चेंज नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करोगे उसमें। लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो फिर उसकी एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस में फॉल होगा तो स्पार्किंग होगी एंड शेप या साइज ऑफ द एटम विल चेंज। मींस एटम कैसा होता? क्वाइट अनस्टेबल होता अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी, बट वी नो दैट एटम इज क्वाइट स्टेबल। तो इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हो कि रदरफोर्ड ये बताने में असफल रहे थे कि एटम स्टेबल क्यों है। ही वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन दैट व्हाई एटम इज स्टेबल। उनके अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल होना चाहिए था, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। उन्होंने इस पर काम नहीं किया था, उन्होंने बस इतना बताया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सब उन्होंने बताया नहीं थे। लेकिन आगे जाके जब थ्योरी डेवलप हुई तो पता चला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो फिर क्या होना चाहिए? उसको एनर्जी का रेडिएशन करना चाहिए और फाइनली इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इफ इट हैपन देन न्यूक्लियस क्या होता? ब्लास्ट होता, एटम ब्लास्ट होता तो शेप चेंज होती। मींस एटम कैसा होना चाहिए? अनस्टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड थ्योरी, बट वी नो दैट एटम इज क्वाइट स्टेबल। दैट्स व्हाई ही वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताने में असफल हुए। ओके, तो ये बात हुई स्टूडेंट रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बातें थी, अल्फा पार्टिकल को ही उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, गोल्ड फॉइल को ही उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, कौन कौन से कंक्लूजन थे, एंड देन रदरफोर्ड मॉडल एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सिंपल लाइन में याद रखना, ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में वो फेल रहे थे कि एटम स्टेबल क्यों होता है, ये बात उन्होंने नहीं बताई थी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड।